हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। क्योंकि हम आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स के टेस्ट पेपर आपको 100% फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सिर्फ आपको ये टेस्ट पेपर ही 100% फ्री प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं, आपको यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th, आपका ओलंपियाड, एनटीएससी, यूपीएससी, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जितना भी स्टडी मटेरियल है आपको टोटली 100% फ्री प्रोवाइड कराया जाता है। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हमने आपको 2 वीडियो फ्री में दिए और उसके बाद हम बोलते हैं कि आपको हर क्लास के लिए इतना स्टडी मटेरियल परचेज करना पड़ेगा या इतना कोई स्कीम लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी क्लास में जाकर कुछ भी देखना चाहते हैं आपको टोटली फ्री प्रोवाइड होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी का स्टडी बहुत ही स्मूथली चलती रहे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। ये टेस्ट पेपर आपको पहले ही प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, इनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। आई होप आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आज हम इसका आपको सोल्यूशन कराएंगे। तो देखते हैं कि ये कौन सी क्लास का है और कौन सा चैप्टर है। तो आज की क्लास है हमारी 11th हिंदी कोर का जो आरओ बुक है हमारी, उसके गद्य खंड का 8वां अध्याय है जामुन का पेड़। किस तरीके से सेक्रेटरीट में यानी कि सचिवालय में एक पेड़ गिर जाता है, उसके नीचे एक व्यक्ति दब जाता है और उसको तुरंत ही पेड़ को हटाकर उसको बचाने की जगह एक विभाग से दूसरे विभाग, तीसरे विभाग, कितने विभागों के चक्कर लगाए जाते हैं उस व्यक्ति को निकालने के लिए, और अंत में वो व्यक्ति मर जाता है मगर पेड़ के नीचे से निकल नहीं पाता। तो ये जो पार्ट हमारे सामने आया था कि किस तरीके से जो संवेदनाएं लोगों की मर रही हैं वो अपनी प्रक्रिया पे ही लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी। और साथ ही विभागों का सुस्त जो रवैया होता है वो भी यहाँ पर ये प्रदर्शित किया गया था। इसी पाठ पे आधारित आपको प्रश्न दिए गए थे आज, जिसमें आपको बहुविकल्पीय और वस्तुपरक दोनों ही तरह के प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए गए थे। तो आप सभी ने उनके उत्तर कर लिए होंगे। चलिए अब उसके सॉल्यूशंस को हम देखते हैं और अपने आप आंसर्स को भी चेक करते जाइए। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, जामुन का पेड़ क्यों गिर गया था? क्या कारण था कि वो गिर गया था? तेज बारिश के कारण, तेज आंधी के कारण, पुराना होने के कारण या कुल्हाड़ी के प्रहार के कारण? तो सही ऑप्शन है कि बहुत तेज जो है वो रात में आंधी आई थी, इस कारण वो पेड़ जो है अपनी जगह से गिर गया था। पेड़ किस विभाग के लॉन में गिरा था? यानी कि कौन सा विभाग था जहां वो लगा हुआ था और गिर गया था? कृषि विभाग के, सेक्रेटरीट के, उद्यान विभाग के, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है कि वो सेक्रेटरीट विभाग यानी कि सचिवालय के आंगन में लगा था और वो गिर गया था। प्रश्न संख्या 3 है, गिरे हुए जामुन के पेड़ व उसके नीचे दबे हुए आदमी को देखने के लिए भीड़ कहाँ इकट्ठा हो रही थी? यानी कि उस गिरे पेड़ को और उस जो नीचे व्यक्ति दब गया था उसको देखने के लिए भीड़ कहाँ पर इकट्ठा हो रही थी? सेक्रेटरीट के लॉन में, मंत्री साहब के घर में, व्यापार विभाग के लॉन या बगीचे में, या सड़क पर? तो सही ऑप्शन है कि वो हो रही थी सेक्रेटरीट के लॉन में इकट्ठी, वहां पे सभी लोग उसको देखने के लिए आ रहे थे। प्रश्न संख्या 4 है, दबे हुए आदमी की तरफ किसने इशारा किया था? जो दबा हुआ आदमी था उसकी तरफ इशारा कौन करता है? सबसे पहले किसने देखा था कि वहां पर वो कोई दबा हुआ है? तो था माली ने, चपरासी ने, क्लर्क ने, या ये सभी ने? तो उसे सबसे पहले माली ने देखा था और उन्होंने बताया था। प्रश्न संख्या 5 है, पेड़ को हटाकर उसके नीचे दबे हुए व्यक्ति को निकाल लेने का सुझाव किसने दिया था? किसने? भाई जैसे देखा तो भाई पहला रिएक्शन ये होता कि भाई पेड़ को हटाइए, निकालिए। तो किसने ये सुझाव दिया था? माली ने, सुप्रिंटेंडेंट ने, क्लर्क ने, या चपरासी ने? तो वहां पर कुछ क्लर्क इकट्ठा थे जिन्होंने ये सुझाव दिया था कि इस पेड़ को हटाओ और इस व्यक्ति को निकाल लो। प्रश्न संख्या 6 है, गिरे पेड़ को हटाने के लिए लगाओ जोर हम तैयार हैं, वाक्य किसने कहा था? किसके द्वारा ये बोला गया था? लगाओ जोर और हम इस आदमी को लगा लेते हैं, हम तैयार हैं। किसने वाक्य बोले थे? क्लर्क के समूह ने, मालियों ने, सुप्रिंटेंडेंट ने, या सेक्रेटरी ने? तो सही था जो क्लर्क के समूह थे, कई सारे क्लर्क थे ना वहां इकट्ठा थे, तो उनके समूह ने ये चीज बोली थी कि लगाओ जोर हम तैयार हैं और इस व्यक्ति को निकाल लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, प्रस्तुत पाठ में मनचले किसे कहा गया है?
तो यहाँ पर बोला था कुछ मनचले क्लर्कों ने जो है ना पेड़ हटाकर उस व्यक्ति को निकालने का सुझाव दिया। तो यहाँ मनचले किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? सरकारी अधिकारी के लिए, दबे हुए आदमी को, चपरासी को या क्लर्कों को। तो यहाँ मनचले बोला गया था क्लर्कों को कि उनके मन में जो आए वो कर ले। मनचले का मतलब होता है जो मन में आए वो हम कर ले। तो वहाँ पे कोई नियम कायदे लागू नहीं होते, इसलिए उनका बोला गया था उनको। प्रश्न संख्या 8 है, यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। यह वाक्य किस तथ्य पर आधारित है? अब हॉर्टिकल्चर जो विभाग है वो किससे संबंधित रहता है? तो इसीलिए उनको बोला गया था कि ये पेड़ उनके अंतर्गत आ रहा है तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये कौन से तथ्य के कारण बोला जा रहा था? कारण था क्योंकि यह फलदार पेड़ है, यह एक वयस्क वृक्ष है, यह व्यापार विज्ञान के लॉन में है, यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लॉन में। तो सही कारण है जो फलदार पेड़ होते हैं, ऐसे पेड़ जो हरे भरे होते हैं और फल दे रहे होते हैं, उस कंडीशन वो सारे पेड़ ही सभी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब जो पेड़ गिरा था वो जामुन का था और फल देता था, इसलिए वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आ रहा था, इसीलिए इसको बोला गया था, क्योंकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फलदार पेड़ों के लिए कार्य करती है। प्रश्न संख्या 9 है, रात को माली ने दबे हुए आदमी को क्या खिलाया? जब वो व्यक्ति दब गया था तो रात को वो क्या खिलाता है? दाल, रोटी, फल, दाल भात या इनमें से कोई नहीं। तो वो खिलाता क्या है? दाल भात खिलाता है। तो इसमें जैसे ऑप्शन दिया हुआ है दाल भात, तो खिचड़ी भी होगा तो भी वो ऑप्शन सही जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा पेड़ काटने की अनुमति ना देने का क्या कारण था? अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बोला कि ये पेड़ नहीं कट सकता, तो इसका उन्होंने कारण क्या बनाया था? विभाग द्वारा पेड़ लगाओ स्कीम चलाए जाने के कारण, पेड़ पर जामुन के फलों की अधिकता के कारण, जामुन फल जनता का प्रिय होने के कारण, अफसरों का अवकाश पर होने के कारण। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इसका कारण ये बताया था कि जो पेड़ गिरा है ये जामुन के फलों की अधिकता है, यानी कि ये बहुत अधिक मात्रा में अभी भी जो है जामुन के फल देता है, इसलिए हम इसे नहीं काटेंगे। तो यहाँ हमारे ये बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म होते हैं। अब आते हैं हमारे वस्तुपरक प्रश्न, उनको देखते हैं। तो उसमें है सबसे पहला प्रश्न, चपरासी और माली ने पेड़ के नीचे दबे आदमी को देखकर भी उसकी सहायता क्यों नहीं करी? चपरासी और माली ने जो है वो व्यक्ति को देख लिया था, उसके बावजूद उन्होंने क्यों नहीं करा? क्या कारण था कि वो उसकी मदद नहीं करते? भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति तो हम सबसे पहले एफर्ट करते कि हम बचाएं, लेकिन उन दोनों ने क्यों नहीं बचाया? क्या कारण था इसका? तो इसका कारण था चपरासी और माली ने पेड़ के नीचे दबे आदमी को देखकर भी उसकी सहायता इसलिए नहीं करी क्योंकि सचिवालय के अन्य कर्मचारियों के समान चपरासी और माली भी कागजी कार्यवाही पर विश्वास करते थे। जैसे सभी लोग कह रहे थे भाई फाइल बनाओ, ये उस डिपार्टमेंट का है, इस डिपार्टमेंट का है, कृषि विभाग का है, हॉर्टिकल्चर विभाग का है, व्यापार विभाग का है, तरह तरह के विभाग गिना दिए थे। तो चपरासी और माली भी इसी तरह की कागजी कार्यवाही पर विश्वास करते थे, इसलिए वो मदद नहीं कर रहे थे। उनकी आदत अन्य कर्मचारियों की तरह अपने काम को टालना तथा ऊपर से अधिकारियों को प्रसन्न रखने की हो गई थी, यानी अधिकारियों को प्रसन्न रखो और काम को किसी तरह टालते रहो। वे स्वयं अपने विवेक से कोई निर्णय नहीं लेना चाहते थे क्योंकि सरकारी कार्यशैली ने उन्हें अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया था कि अपनी इच्छा या विवेक से काम करने का परिणाम जिंदगी भर की ये जवाब तलबी है। जब तक बड़े अधिकारी का आदेश नहीं होता तब तक वे अपनी सोच से किसी भी तरह का कार्य नहीं करते। इसीलिए वे पेड़ के नीचे दबे आदमी को बचाने की अपेक्षा आदतवश ऊपर के अधिकारियों से बात करने चल देते हैं। तो क्या है, एक तो उनकी आदत की काम टाल दो, अधिकारियों को खुश करना है तो जब तक अधिकारी नहीं परमिशन देंगे तब तक हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने उनके आदेशों को नहीं माना और पहले कर लिया तो पूरी जिंदगी भर इन सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहो कि तब जवाब दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये कई लूप होल्स है जिस कारण से वो दोनों जो है उस व्यक्ति की जो है मदद नहीं करते और आगे चल के अपने अधिकारियों को बताते हैं कि वो जैसा आदेश देंगे हम वैसा करेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, मनचले किन्हें कहा गया है और क्यों? मनचले जैसे हमने बताया क्लर्कों को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने अपने मन से ही किसी विभाग अधिकारी के आदेश की इंतजार नहीं किया और अपनी मर्जी से उस पेड़ को हटाने के लिए चल देते हैं, इसीलिए उनको मनचले कहा गया था। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए, व्यापार विभाग के क्लर्कों को ही मनचला कहा गया है। उन्हें मनचला इसलिए कहा गया क्योंकि सरकारी दृष्टिकोण में वे अनुशासनहीन हैं।
लकीर के फकीर हैं। अधिकारी स्वयं को सही मानते हैं और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उस आदमी को बचाने वालों को लापरवाह कहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उन क्लर्कों की सोच अधिकारियों से कहीं अधिक मानवीय एवं बेहतर है। तो वो चूंकि अपने मन से चल देते हैं लगाने के लिए, लेकिन सब अधिकारी उन्हें गलत कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं करो, ये गलत है, अधिकारियों की बात नहीं मान रहे हो। लेकिन एक्चुअल में वो जो क्लर्क थे वो एकदम पूरी तरीके से संवेदनशील थे, जबकि बाकी अधिकारी संवेदनहीन हो चुके थे, उनके अंदर किसी तरह की संवेदनाएं नहीं बची थी और ये अपने मन से ही कर रहे थे। मानवीय संवेदनाएं इनके अंदर थी, इसलिए ये कार्यरत थे। इनको इसी कारण से मनचला कहा गया था। प्रश्न संख्या 13 है, सुप्रिंटेंडेंट ने पेड़ हटाने का आदेश स्वयं न देकर अपने ऊपर के अधिकारियों का सहारा क्यों लिया? अब जब सुप्रिंटेंडेंट को ये चीज पता चलती है कि भाई गिर गया, तो उन्होंने खुद इस चीज का इनिशिएटिव नहीं लिया कि चलो हम पेड़ हटा देते। उन्होंने ये बात अपने ऊपरी अधिकारियों पर टाल दी। इसका क्या कारण था, क्यों उन्होंने ये ऐसा काम किया और दूसरे विभागों की तरफ इसको कर दिया? सचिवालय की कार्यशैली का अभ्यस्त हो जाने के कारण सुप्रिंटेंडेंट ने पेड़ हटाने का आदेश स्वयं नहीं दिया। होता है ना कि भाई एक प्रोसीजर है, हम उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, कागजी कार्रवाई ये वो तमाम तरीके की चीजें, तो वो वहीं पे सचिवालय की कार्रवाई से पूरी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने ये कार्य किया। क्योंकि सरकारी कार्य प्रणाली का पालन करते करते छोटे छोटे कार्यों को भी फाइलों एवं आदेशों के बीच उलझाना उसका स्वभाव बन चुका था। यही कारण था कि वह हमेशा जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेने से बचता रहता था। किसी भी निर्णय की जिम्मेदारी अपने से ऊपर के अधिकारी पर डाल देना उसकी प्रकृति बन गई थी। इसीलिए व्यक्ति के ऊपर गिरे जामुन के पेड़ को भी हटाने का आदेश स्वयं न देकर उसके लिए अंडर सेक्रेटरी के पास पूछने चला जाता है। तो अब क्या होता है, उसकी एक तो आदत, जैसे प्रोसीजर होता है फाइलें बनाइए, दूसरे विभाग में दीजिए और अधिकारियों को बताइए, तो वो एक प्रोसीजर उसकी आदत में आ ही चुकी थी। अब दूसरा होता है सरकारी अफसर होने के नाते अपने अपने कामों से बचना, दूसरों पर टालना, वो वाली आदत भी उसके अंदर आ जाने के कारण वो खुद आदेश नहीं देकर वो अंडर सेक्रेटरी के पास जाता है कि हम उससे पूछते हैं कि क्या करना है, वो अब उनके ऊपर चल जाएगा, हम इस चीज के झंझट में नहीं पड़ेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, सरकारी कार्यालयों में काम जटिल, उबाऊ एवं लंबी प्रक्रिया वाला क्यों हो जाता है? क्या कारण है कि इस तरह की प्रक्रिया उबाऊ हो जाती है, लंबी हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो क्या दिया है, सरकारी कार्यालयों में काम जटिल, उबाऊ एवं लंबी प्रक्रिया वाले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सरकारी कार्यालयों में नौकरशाही के अंतर्गत पदानुक्रम होते हैं, अर्थात कर्मचारियों एवं अधिकारियों में एक स्तरीकरण होता है तथा प्रत्येक नीचे वाला अपने ऊपर वाले अधिकारी के प्रति जवाबदेह होता है। इस विशेषता के कारण ही लाल फीताशाही की प्रवृत्ति पनपती है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी कार्य नियमों एवं विधानों के अंतर्गत ही संपन्न होगा। कहने का तात्पर्य यह हो जाता है, इस तरह के विभाग जो होते हैं उनमें क्या होता है कि हम जब तक दूसरे की परमिशन नहीं लेंगे, मतलब अपने से ऊपर अधिकारी की परमिशन नहीं लेंगे, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। अब उसके लिए हम परमिशन लेने के लिए फाइल बनाइए, कागजी कार्रवाई करिए, एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। अब उसमें कि भाई हम जैसे अब है, हमारे ऊपर व्यक्ति है, हम उससे पूछेंगे, फिर वो उसके ऊपर व्यक्ति पूछेगा, वो उसके ऊपर पूछेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई प्रक्रिया लंबी हो जाए तो वो उबाऊ ही हो जाती है। तो इसीलिए जो है वहां पर क्या होता है, ये सब नियम और विधान इतने ज्यादा होते हैं कि इसलिए ये प्रक्रिया लंबी पड़ती है और उबाऊ भी होती है। सरकारी कार्यालयों में प्रत्येक काम एक निश्चित प्रणाली का पालन करते हुए लिखित तौर पर संपन्न होता है। जैसे हमने बताया, फाइलें बनती हैं जिन्हें छोटे बड़े सभी कर्मचारी एवं अधिकारी अपनी अपनी टिप्पणी एवं राय प्रस्तुत करते हैं। इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से समय बहुत लंबा लगता है, जिससे जटिलता उसमें स्वतः ही आ जाती है। अब फाइल बनेगी, सब अपनी राय देंगे, सब चीजें करेंगे, तो अब वो उसमें टाइम लगेगा ना भाई। एक के पास गई, उसके पास 2 दिन रही, उसने अपनी राय लिखी, फिर दूसरा गया 2 दिन लिखे, राय लिखा, तीसरी चौथी पांचवें दिन ऐसे करते करते तो बहुत लंबा हो जाता है और जटिल भी हो जाता है। भाई क्या अंतर में क्या निकलेगा, क्या किया जाए, ये भी एक जो है मुद्दा खड़ा हो जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, उद्यान कृषि के सेक्रेटरी के उत्तर को व्यंग्यपूर्ण क्यों कहा गया? अब उद्यान कृषि के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने जो सुझाव दिया उसे व्यंग्यपूर्ण कहा गया। अब सबसे पहले आप उनको बताएंगे कि उन्होंने क्या सुझाव दिया और फिर उसे क्यों व्यंग्यपूर्ण कहा गया। तो क्या है, उद्यान कृषि के सेक्रेटरी ने कहा कि उनका विभाग फलदार पेड़ों को काटने के पक्ष में नहीं है, तो वे तो पेड़ लगाओ अभियान से जुड़े हुए हैं, अतः वे जामुन के पेड़ को काटने की अनुमति
कदापि नहीं दे सकते। उन्होंने बोला कि भाई पेड़ काट दो, तो भाई हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हैं तो हम इसलिए इसको काटने नहीं देंगे, इस चीज़ की अनुमति हम नहीं देते। उनका उत्तर व्यंग्यपूर्ण इसलिए था क्योंकि उसे जामुन के फलों की चिंता थी, किंतु पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की चिंता नहीं थी। व्यंग्यपूर्ण क्यों? भाई पेड़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आदमी की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप पेड़ क्यों लगा रहे हो? भाई आदमी मनुष्य को बचाने के लिए है ना। तो वो उनको फलों की बड़ी चिंता हो रही थी, भैया फल कैसे मिलेंगे, कैसे खाएंगे, जबकि वो आदमी मर जाएगा, इस चीज की चिंता नहीं थी। वह पेड़ लगाकर धरती को मनुष्यों के जीवन जीने योग्य बनाने के प्रति तो प्रयासरत है, किंतु पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति के प्रति उनकी संवेदनशीलता समाप्त हो गई है। वह केवल सरकारी नीतियों में ही फंस कर रह गया है। उसके इसी आचरण पर यह पंक्ति व्यंग्य करती है। यानी कि आप पेड़ लगाने के अभियान से हैं और मनुष्य के लिए जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दबा है उसको तो आप निकाल लो, उसके बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे हो। तो इसीलिए उनको व्यंग्यपूर्ण, मतलब आप कर सारे मानव सभ्यता के लिए, लेकिन एक भैया मानव दबा हुआ है उसके लिए तो कुछ कर लो, सभ्यता के लिए तो बाद में कर लेना। प्रश्न संख्या 16 है, पेड़ के स्थान पर कवि को काटने का निर्णय करने वाले प्रसंग में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। अंत में क्या होता है, भैया चलो पेड़ अगर नहीं काट सकते तो आदमी को काट लेते हैं, आदमी को काट के निकाल लेंगे, बाद में प्लास्टिक सर्जरी करके जोड़ देंगे। अब ये चीज व्यंग्यपूर्वक नहीं है तो क्या है, आप मुझे बताइए कि पेड़ नहीं काटा जा सकता लेकिन हम आदमी को काट सकते हैं। तो क्या हुआ, कवि को पेड़ के नीचे से निकालने के लिए जब वन विभाग के कर्मचारी सचिवालय के लॉन में आते हैं तो उन्हें पेड़ को काटने से रोक दिया जाता है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि इस पेड़ को पिटोनिया के साथ उनके संबंध खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पिटोनिया के राष्ट्र प्रधानमंत्री ने वो लगाया था वहां पर। यह प्रसंग उन सरकारी नीतियों पर व्यंग्य है जिनका हवाला देकर प्रशासन सामान्य जनता की आवश्यकताओं की अनदेखी कर विदेशों से अपने संबंध मधुर बनाने के प्रयास करते हैं। तो मतलब वो बोलते हैं कि अगर हम ये पेड़ काट देंगे तो पिटोनिया राज्य से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, तो उसके बदले में आदमी काट दो। तो मतलब आप एक आदमी को काट सकते हो मगर पेड़ इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि दूसरे राज्य, आप पहले अपने राज्य के आदमियों का तो देखभाल कर लो, तब दूसरे राज्य के साथ संबंध बनाना। तो इसलिए ये व्यंग्यपूर्वक है। प्रश्न संख्या 17 है, एक आदमी की जान का सवाल है, इस वाक्य में निहित दो विचारधाराओं को स्पष्ट कीजिए। अब लाइन एक है लेकिन दो विचारधाराएं इसमें व्यक्त की गई, आपको वो दोनों यहां पर स्पष्ट करनी है। तो क्या है, एक आदमी की जान का सवाल है इस वाक्य में दो विरोधी विचारधाराओं का आभास होता है। एक और उस विचारधारा के लोग जो पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को बचाने के प्रति गंभीर हैं, वे हर बार कोई ना कोई हास्यप्रद देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, और दूसरी ओर वे लोग जो उस दबे हुए व्यक्ति को वास्तव में बचाना चाहते हैं परंतु उन्हें सदैव किसी ना किसी कारण से रोक दिया जाता है। तो दो चीजें, एक है जो बचाना चाहते हैं लेकिन वो परिस्थितियों से बचना चाहते हैं इसलिए अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, और दूसरे जो वास्तविक बचाना चाहते हैं मगर उन्हें बाकी लोग रोक देते हैं। तो ये दो विराबर, बचा दोनों रहे हैं लेकिन एक परिस्थितिवश बच रहा है और एक को जान के रोका जा रहा है। तो ये दो विरोधाभास विचारधाराएं यहां प्रकट हो रही हैं। प्रश्न संख्या 18 है, पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति और सरकारी अधिकारियों के विचारों में मौजूद विरोधाभास को स्पष्ट कीजिए। अब पेड़ के नीचे जो दबा हुआ व्यक्ति वो तो चाह रहा किसी तरीके से भाई मेरी जान बच जाए, और सरकारी कर्मचारी के विभाग क्या है, वो तो कह रहे हैं भैया किसी तरीके से सब कुछ हो जाए, हम इस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, तो वो आगे आगे विभाग में टालते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो दो है उनको आपको विरोधाभास को यहाँ पर व्यक्त करना है। पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, इस समय उसे किसी वजीफे या लोकप्रियता का मोह नहीं है। तो उसने बोलते हैं कि नहीं, अगर तुम हो जाएगा तो तुमको वजीफा दे दिया जाएगा, तुमको नहीं दिया जाएगा तुम्हारी पत्नी को दे दिया जाएगा। तमाम तरह की सरकार लालच देता है ना, तो वही लालच दिया जा रहा था। परंतु सरकारी अधिकारी उसे यह कहकर सहानुभूति देने की कोशिश करते हैं कि उसकी फाइल का फैसला हो गया है, तो कभी यह कहते हैं कि उसकी ये अकादमी की सहायता दे दी गई है, यदि वह चाहे तो उसकी पत्नी को वजीफा मिल सकता है। कागजी नियमों की प्रमुखता देने के कारण वे मुख्य मुद्दे से भटक गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति अपनी जान बचाना चाह रहा है और दूसरा उस व्यक्ति जो नीचे दबा है तुम्हारे उसको दिलासा दे रहा है। तो यहाँ पर दिलासा नहीं, उस व्यक्ति की जान बचानी है। तो ये दो विरोधाभास, यानी विरोधाभास का तात्पर्य होता है कि एक ही मुद्दे पर दो लोगों की अलग अलग जो सोच और जो कार्य प्रणाली होती है उस चीज को व्यक्त करना। तो ये दबा व्यक्ति तो निकलना चाहता है, दूसरा क्या है, उसको निकालने के प्रयास के बजाय
उसको वजीफा देना, उसको लालच देना, ये सारी चीजें, पद देना, ये करना, वो सारे काम कर रहे थे। जो मेन मुद्दा नीचे से निकालने वाला था तो वो तो कहीं गायब ही हो चुका था। प्रश्न संख्या 19 है, उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। इस वाक्य में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। उस व्यक्ति, जब वो व्यक्ति पेड़ के नीचे दब गया तो उस व्यक्ति को निकालने के लिए कोई प्रयासरत नहीं, एक विभाग से दूसरे विभाग, दूसरे विभाग से तीसरे विभाग, चौथे, हर विभाग में फाइल घूमती रही, मगर उसको निकालने का कोई प्रयास नहीं हो पाया। लेकिन जब आखिरी में ये आदेश आया कि बस पेड़ को काट के उस व्यक्ति को निकाल लो, सारी जिम्मेदारी ले ली जाएगी, मगर अंत में जब तक ये फैसला होता है तब तक वो व्यक्ति मर चुका होता है। अर्थात उसको निकालने की फाइल जब तक पूर्ण होती, उससे पहले उस व्यक्ति के जीवन रूपी फाइल समाप्त हो चुकी थी। तो यहां पर यह व्यंग्य निहित होता है। इस वाक्य में यह व्यंग्य निहित है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा मामले की संवेदनशीलता को अनदेखा किया गया। उन्होंने पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति की जान को बचाने में गंभीरता नहीं दिखाई। विपदा में फंसे एक आदमी की जान बचाने के स्थान पर उन्हें फाइलें पूरी करने की चिंता अधिक थी। उन्होंने इस कागजी कार्यवाही की औपचारिकताओं को पूरा करने में इतना अधिक समय व्यर्थ कर दिया कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर मृत्यु होने को उन्होंने क्या बताया, फाइल को पूर्ण होना। तो यहाँ पर व्यंग्य क्या था कि भाई आपके अंदर की कहीं संवेदनशीलता जो है वो मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, आप तो फाइलों के प्रोसीजर में ही उलझे रह गए। तो इस तरीके से ये पार्ट जो है हमने इस पे जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए बनाया था वो समाप्त होता है। आप सभी ने इसके आंसर मिला लिए होंगे, आप सभी के अच्छे गए होंगे, हम ये जानते हैं। आगे आपके और भी सब्जेक्ट के जो वीडियोस आते रहें उसके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर मिलने वाला सारा कंटेंट आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिया जाता है। साथ ही हमारे चैनल यानी magnetbrains.com पे ये सारा ही कंटेंट टोटली अरेंज है, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बुक्स वाइज और साथ ही चैप्टर वाइज, इवन टॉपिक वाइज भी टोटली आपको अरेंज मिलेगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक टॉपिक देखने के बाद इसके आगे के टॉपिक को हम कहाँ ढूंढें। आपको तुरंत ही उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक मिल जाएगा, क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि आपको अपनी पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा का सामना ना करना पड़े। इसीलिए टीचर्स भी आपको बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाते हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।